मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी सरकार के फैसले की जीत बताया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट कर कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। हाईकोर्ट ने उनकी सरकार के फैसले को सही साबित किया है। कमलनाथ ने आशंका जताई है कि सरकार अब भी इस मामले में खेल कर सकती है। अब कमलनाथ के दावे और इस मामले को समझने के लिए हम मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की टाइमलाइन को समझा देते हैं। इति आरक्षण कथा। 1980 में अर्जुन सिंह सरकार ने ओबीसी की स्थिति के अध्ययन के लिए रामजी आयोग बनाया। 1994 में दिग्विजय सरकार ने ओबीसी के लिए 14% आरक्षण लागू किया। दिग्विजय सरकार ने 2003 में आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का कानून पारित किया। 2003 में उमा भारती सरकार के सही पैरवी न करने से 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से स्टे हो गया। 14 साल तक ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला अदालत में लंबित रहा। 2017 में कोर्ट ने एक्स पार्टी डिसीजन देकर कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया 27% आरक्षण समाप्त कर दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया। 19 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए 27% ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया। जुलाई 2019 में कमलनाथ सरकार ने विधानसभा से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पास कराया। हाईकोर्ट का स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों में आरक्षण लागू न करने के बारे में था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे सभी सरकारी नौकरियों के लिए मान्य कर दिया। सितंबर 2021 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह को 27% आरक्षण की पैरवी करने के लिए अदालत भेजा। शिवराज सरकार ने अदालत से स्थगन के दायरे में आने वाले विभागों को छोड़कर बाकी सब विभागों में 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती करने का आदेश निकाला। कांग्रेस का कहना था कि ये आदेश निकालने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस का सवाल था कि अदालत ने कुछ विभागों में भर्तियों पर स्थगन लगाया था, तो बाकी विभागों में 27% आरक्षण से भर्तियां रोक क्यों लगाई गई? 18 अगस्त 2020 को सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मत दिया कि 14% आरक्षण के साथ ही सभी सरकारी विभागों में भर्तियां की जाएं। जनवरी 2021 में सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया कि 14% आरक्षण के साथ ही भर्तियां कर ली जाएं और 13% आरक्षण को होल्ड पर रखा जाए। जुलाई 2021 को हाईकोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती करने और 13% आरक्षण को होल्ड करने का आदेश दिया। 2 सितंबर 2021 को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा बनाए कानून को ही पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया। 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना ही मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। आरक्षण लागू होने के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाने की वजह से हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव 14% ओबीसी के आरक्षण के साथ करने का आदेश दिया। कांग्रेस का आरोप था कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी की सही संख्या का आंकड़ा अदालत में पेश न करने से ऐसा हुआ। 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस तरह अब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के लिए राह खुल गई। हाईकोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस अब अपने फैसले पर मुहर बताते हुए बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने में जुट गई है। तो बीजेपी का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की नीयत में ही खोट था। बीजेपी ही ओबीसी की हितैषी है, ये बात ओबीसी को पता है। ये वही भाजपा है ना जिसने बीपी सिंह की सरकार को जो है गिराया था जब उन्होंने मंडल आयोग लागू किया था और ये कमंडल लेके निकल पड़े थे। तो इनका तो शुरू से ये मामला है कि ये आरक्षण के खिलाफ हैं। कमलनाथ की सरकार ने इस पर फैसला किया था। अध्यादेश के तहत कोर्ट ने जो है सारी विरोधी अपीलें खारिज कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि जो है कमलनाथ जी की जीत हुई है। याचिका ही नहीं, ये कांग्रेस और कमलनाथ सरकार के द्वारा किए गए जितने भी षड्यंत्र थे ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए, उनके द्वारा बड़े बड़े वकीलों के द्वारा लगाए गए जो केस थे, ये उनकी विफलता है। कहते हैं कि जो हक जो तय है वो जरूर मिलेगा। भाजपा की सरकार के प्रयासों से, माननीय न्यायपालिका के आदेशों से ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। प्रदेश की 52% आबादी ओबीसी की है। बीजेपी 2 दशक से सत्ता में है। इसके पीछे उसे ओबीसी का सपोर्ट मिलना भी बड़ी वजह है। कांग्रेस लगातार इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। जातीय जनगणना की मांग भी उसके इसी एजेंडे का हिस्सा है।
देखना यह है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस कितना भुना पाती है और बीजेपी इस पर कैसे काउंटर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पॉलिटिक्स। नमस्कार। IND एजेंडा पॉलिटिक्स @27% में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। ओबीसी आरक्षण पर कब थमेगा सियासी रण? हाईकोर्ट का आदेश, कैसे कमलनाथ के फैसले पर मोहर? किसकी नाकामी से 5 साल तक अटका रहा आरक्षण? क्या 27% ओबीसी आरक्षण की राह से हट गई कानूनी अड़चन? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर मोहर लगा दी है। 2018 में 27% ओबीसी आरक्षण की बात कमलनाथ जी ने कही थी। 2019 में उसे लागू किया था, लेकिन जब आरक्षण कुछ विभागों में इस आरक्षण को लेकर स्थगन लगा था हाईकोर्ट में, जो स्टे ऑर्डर था उसको छोड़कर जो शिवराज सरकार थी उन्होंने इसे सभी नौकरियों के लिए मान्य कर दिया था। तब भी श्रेय की होड़ थी, अभी भी श्रेय की होड़ है। कांग्रेस कह रही है कि उसके प्रयासों का नतीजा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक बाजीगरी की थी, एक कैलकुलेशन दिखाया था, आंकड़ों की जादूगरी की थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, एक शगुफा था किसान कर्ज माफ़ी की तरह। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल संतोष जी, निश्चित रूप से अगर ये आपका इनिशिएट था, आपकी पहल थी, तो संतोष हो रहा होगा कि चलो भले ही नहीं सरकार में हो, लेकिन हमने एक बड़ा निर्णय, उसको परिणति तक पहुंचा, आपका एक बड़ा निर्णय। लेकिन कांग्रेस के इस निर्णय को तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो आंकड़ों की बाजी करी थी, सही निर्णय कराने में तो हमारी भूमिका रही, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो आपकी रिपोर्ट आज दिखाई गई उसमें पूरी तरह से स्पष्ट है कि किसने आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा पहल की। 1980 से लेकर आपने पूरी टाइमलाइन दिखाई कि 1980 में अर्जुन सिंह सरकार ने रामजी आयोग बनाया और उसके बाद में 1993 में दिग्विजय सिंह सरकार ने 14% आरक्षण की बात की। फिर 2003 में उन्होंने 27% आरक्षण दिया। लेकिन आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि उमा भारती की सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से 13 साल तक ये मामला लंबित रहा। और उस पर जब फिर कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने मार्च 2019 में ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% आरक्षण की घोषणा की और तमाम व्यवधान उसमें उत्पन्न किए गए, जिसके कारण कमलनाथ सरकार ने जुलाई 2019 में एक कानून पास कराया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन उसके बाद में 18 अगस्त 2020 एक महत्वपूर्ण दिन है नवीन जी। मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन शिवराज सरकार के महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि 14% आरक्षण ही रहने दिया जाए और 13% को होल्ड पर रख लिया जाए और इसी आधार पर भर्तियां की जाए। जबकि पहले जब कोर्ट ने सुझाव दिया था तो केवल मेडिकल परीक्षा में भर्तियों पर उन्होंने 14% की बात की थी, लेकिन शिवराज सरकार ने जानबूझकर उसको सभी परीक्षाओं पर लागू कर दिया। ये सरकार जो बिल्कुल भी रोजगार नहीं देना चाहती, किसी भी मुद्दे पर जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करना चाहती, इसके ऊपर महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, आरक्षण के ऊपर कोई जू नहीं रहती, संविधान की हत्या करने में यह सरकार लगातार पहल करती रहती, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे यहां हो। तो नवीन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझी जा सकती है कि कमलनाथ सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए चाहे वो जनहित याचिका के माध्यम से कोशिश की गई हो, चाहे किसी और माध्यम से, महाधिवक्ता के माध्यम से कोशिश की गई हो, ये वो मनुवादी मानसिकता है जो गोलवलकर के विचारों से झलकती आई है और जो बाद में मोहन भागवत के विचारों में झलकती रही, जिन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात की, या भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेता जो संविधान को खत्म करने की बात करते रहते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, जो मंडल के विरुद्ध
कमंडल लेकर आ गए थे और उस समय आरक्षण लागू करने की सरकारों को गिरा दिया था। तो ये लोग जो है, ये कमंडलवादी लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि दलितों को, पिछड़ों को या आदिवासियों को आरक्षण मिले, क्योंकि ये तो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है ना। इनको पता है कि हमारी जो पूरी सोच है एक वैचारिक। हालांकि आप हमारी रिपोर्ट पर आपकी टिप्पणी ने आपके नाम की तरह ही हमें संतोष क्या बल्कि परम संतोष अनुभव कराया। लेकिन क्या है, राहुल जी थोड़ा दुखी कर गए कि ये सब अडानी अंबानी के हैं, कल परसों कह गए, तो थोड़ा दुखी हैं। क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है, नहीं मतलब मैं तो यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, मेरा ईश्वर जानता है अपने चाहने वालों ने, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फोरम होगा जिस पे मेरे लिए प्रेम पत्र नहीं लिखे होंगे। तो मैं तो खुद भी कांग्रेस और राहुल गांधी जी से भी कहता हूँ नवीन जी उस विषय में एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मैं आपको एक आदर्श पत्रकार के रूप में और आपके चैनल के बहुत सम्मान करता हूँ, और आप इस बात को जानते हैं भली भांति कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। तो राहुल गांधी उनको थोड़ा बहुत कुछ कह देना चाहिए कि कुछ एक हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए, उनके साथ, मतलब ऐसा कुछ तो थोड़ा। मैं ये समझ सकता हूँ कि इंटरप्रिटेशन की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं और कई लोगों को इसका बुरा लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की मंशा वो नहीं थी। वो उन लोगों की बात कर रहे थे जिन लोगों ने इस प्रकार से एजेंडा फैलाया, फेक नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर फैलाया है कि कौन मोदी सरकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संरक्षक है। राजपाल जी से बात कर ले। तो राजपाल जी देखिए, अब ये आप कहेंगे हमने मध्य प्रदेश में 4 बल्कि अब तो बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, उमा भारती जी और स्वयं मोहन यादव जी, 4 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। मतलब एक आपने सीरीज बना दी है ओबीसी मुख्यमंत्रियों की। तो ये आपका एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ आप दिखाने के लिए करते हैं। भाई एक बड़े पद पे बिठा दिया, बाकी पूरे वर्ग को आपने हाशिए पर खड़ा कर दिया था, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल जो मंत्र है, जो मूल विचार है, वो नवीन जी सबका साथ सबका विकास की बात है। और सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो फिर इस देश का पिछड़ा वर्ग का जो हमारा नागरिक है, उसके अधिकारों के संरक्षण की भी बात हम करते हैं। तो फिर हम सामान्य निर्धन की भी बात करते हैं, छोड़ते नहीं है, बोलते। क्यों? क्योंकि हम तुष्टिकरण की बात नहीं करते, हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं। संतुष्टिकरण तब होगी जब देश के अंदर निवास करने वाले सभी वर्ग के सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा। ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब न्यायालय के जो निर्देश हुए, सरकार ने उसको अक्षरशः पालन करने का काम किया। अगर 13% होल्ड की बात आई तो वो भी न्यायालय से ही थी, उसको भी सरकार ने करने का काम किया। अगर आज स्टे वेकेट हुआ है, और जैसा कि आपकी रिपोर्ट से भी आप बता रहे हो और मैंने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को पढ़ा है, तो उसमें जिस प्रकार से तथ्य आया कि अब ऐसा समझ में आ रहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने का काम होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार वही करेगी जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत, माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत जो निर्देश मिलेंगे उसको पहले भी किया है, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हम माननीय न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार सबको साथ में लेकर सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है। तो सरकार न्यायालय के द्वारा दिए हुए न्यायपालिका के आदेश, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान सुरेश कुमार जी और श्रीमान विवेक जैन साहब जस्टिस के कलम से आज जारी हुए हैं जी, उनका हम अभिनंदन करते हैं। ओबीसी वर्ग को, मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उनके साथ है, उनके हितों के लिए, संरक्षण के लिए। हमने देश के प्रधानमंत्री भी उसी वर्ग से दिए जिस वर्ग की आज बात हो रही है। तो अब फिर नवीन जी आप कहेंगे कि आपने बड़े लोग तो वर्ग से दे दिए, लेकिन वर्ग को क्या दिया? कांग्रेस सिर्फ कहती है जी, हम करते हैं जी, प्रतिक्रिया लेते बोलती है और हम करके दिखाते हैं जी। संदीप पौराणिक साहब, अब ये एक ऐसा मसला है जिसको अगर हवा कहें तो ये 27% आरक्षण वाली भाई चल रहा होगा 1980 से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तब न तो आप तो निश्चित रूप से उस समय से इसको देख रहे होंगे, लेकिन तब
मेरे अनुभव और ज्ञान से वो चीज़ बाहर की बात थी। लेकिन 2018 में ये मुद्दा कमलनाथ जी की सरकार में चुनाव के समय उठा था। मतलब कमलनाथ जी के नेतृत्व में पहले पार्टी ने उठाया, बाद में सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर इसको लेकर तमाम जद्दोजहद हुई। बीजेपी ने आरोप लगाए कि कमलनाथ जी की सरकार ने ही सही से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन सरकार जाने के बाद 3-4 साल तक शिवराज जी की सरकार रही, तो उस समय अगर ये आ जाता और अब ये फैसला एक कहना चाहिए अपने नैसर्गिक समय से, नेचुरली जो एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद आया है, तो अब दोनों पार्टियां इस फैसले को, चूंकि आरक्षण 27% आरक्षण बड़ा वर्ग है, 50% से ज़्यादा आबादी है प्रदेश में, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो अब दोनों पार्टियां उसके लिए जद्दोजहद कर रही हैं कि हमने किया। आपको क्या लगता है कि इस निर्णय का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलने वाला है? देखिए नवीन जी, फैसला कोर्ट का आया है, वो हाई कोर्ट का है। अभी एक अवसर और है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, जो याचिका करता है उनको, वहां का फैसला आएगा, उसके बाद सरकार आगे की प्रक्रिया करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका आपने पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कमलनाथ की जब सरकार थी तो आरक्षण बढ़ाया गया था ओबीसी का, और कांग्रेस की अगर हम राजनीति देखें तो वो इस समय जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो भी इसी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का मुद्दा है उसे एक और सहारा मिल जाएगा कुल मिलाकर के, और मुझे लगता है कि इसका बेहतर उपयोग भी करेगी कांग्रेस। वहीं बीजेपी के पास ये अवसर है कि उसे ये बताना पड़ेगा कि हमने 4 मुख्यमंत्री दिए, हमारी राजनीति पिछड़े वर्ग की है, हम तमाम चीजें कर रहे हैं, वो इन्हें प्रचारित भी करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर, जिसके जरिए कोर्ट का फैसला आया है, जो कमलनाथ की सरकार के समय हुआ था, बीजेपी के शासन काल में ये इतना डिले हुआ, ये जनता के बीच लेके जाना पड़ेगा। और एक चीज और आ रही है नवीन जी इसमें सबसे बड़ी, कि जो पंचायत के चुनाव हैं, वो पंचायत के चुनाव 14% आरक्षण के आधार पे हुए नगरीय निकाय के, तो क्या फिर से वहां के चुनाव कराए जाएंगे या क्या स्थिति बनेगी? ये सारी चीजें आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत गर्माहट लाएंगी, और ये सारा सब कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस की आगामी रणनीति पर कि कांग्रेस किस तरह से। सर मेरा एक प्रश्न और है कि अब एक प्रश्न और है कि अभी तक जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी उसमें कमलनाथ जी ने तो उस समय पर मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह जी को आरक्षण की पैरवी करने के लिए अदालत भेजा था। अब दोनों पार्टियां कोर्ट की प्रोसेस में कितना इंटरेस्ट दिखाती हैं, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है तो वहाँ सरकार अपनी, वर्तमान सरकार इसके पक्ष में क्या दलील करती है या कांग्रेस वहाँ क्या दिखाती है। अभी इसका एक इनिशिएटिव बेनिफिट जो है वो कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। स्वाभाविक सी बात है नवीन जी, मैं वही कह रहा हूं कि 2018 का जो फैसला है कमलनाथ का, वो एक धारणा तो बनाएगा, जनता के बीच बात तो जाएगी कि ये कमलनाथ की सरकार ने 14% को 27% किया था। जहां तक मैं आपसे बात कह रहा हूं राजनीतिक लाभ लेने की, जिस भी राजनीतिक दल की सरकार ने फैसला लिया वो दल कितना सक्रिय रहता है। नवीन जी, फैसला तो कोर्ट का आ गया, जनता तक वो बात ये कैसे पहुंचेगी कि कांग्रेस के काल का फैसला था, क्योंकि ये दौर सोशल मीडिया का है, मीडिया का है, और बीजेपी जिस तरह से काम करती है वो एक बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के सामने, मुझे लगता है जी। तो संतोष जी अब इस चुनौती के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसका श्रेय लेने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी करेगी ही। राज्य में उनकी सरकार है, ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और तमाम उनके प्रकल्प चल रहे हैं, तो वो इस पूरे निर्णय के समर्थन में अब जाकर खड़े। ऐसा ना हो कि शुरुआत आपकी थी तो इसका परिणाम जो है वो फल कोई और खा ले, पौधा भले ही आपने लगाया हो। देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विषय में वरिष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी कह चुके हैं कि आरएसएस एक ऐसा चेहरा पेश करता है, एक ऐसा मनुष्य है, काल्पनिक मनुष्य है
जिसके 10 चेहरे होते हैं, जिसके नेता अलग अलग भाषा में बातें करते हैं। तो एक व्यक्ति बोलेगा आरक्षण लागू होना चाहिए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेता कहेगा आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, तीसरा कहेगा कि अगर 400 सीटें आ जाए तो हम संविधान खत्म कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कई प्रकार के चेहरे हैं, लेकिन जनता के सामने अब ये बेनकाब होते जा रहे हैं। और अगर ये बेनकाब न होते तो इनकी संख्या 240 तक सीमित न रह जाती धांधली के बावजूद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान विरोधी चेहरा, जो मनुवादी चेहरा है, जिन्होंने अंबेडकर के पुतले जलाए, जिस विचारधारा के आज तक कोई भी सरसंघचालक न तो पिछड़ा हुआ, न दलित हुआ, न आदिवासी हुआ, उस विचारधारा की पोल तो खुल चुकी है। और अभी भी ये बात सही है कि हमें पूरा शक है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के इस फैसले को भी बाधित करने के लिए किसी भी, और हो सकता है कि कोई और जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है। और ये पूरी तरह से ये बात साबित हो चुकी है कि 4 ऑर्नामेंटल पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री इन्होंने दिए, लेकिन वो केवल आभूषण के तौर पर थे। अगर आभूषण के तौर पर न होते तो कोई भी पहल जो हुई है पिछड़ा वर्ग के लिए वो इनके द्वारा होना चाहिए थी। लेकिन आप देखिए, संयोग ये है कि चाहे अर्जुन सिंह ने पहल की हो, चाहे दिग्विजय सिंह ने पहल की हो, चाहे कमलनाथ ने पहल की हो, ये पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, लेकिन उनको समाज के एक बड़े वर्ग की चिंता थी। लेकिन ये चारों मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे मैं समझता हूं कि इनकी गलती नहीं है। इनके पीछे जो संघ की लगाम है, जो उसकी मनुवादी मानसिकता है, जिसका आज तक कोई सरसंघचालक पिछड़ा नहीं हुआ, दलित नहीं हुआ, आदिवासी नहीं हुआ, वो नहीं चाहते कि आरक्षण लागू हो। वो अंबेडकर के पुतले जलाने वालों की विचारधारा है, संविधान की प्रतियां जलाने वालों की विचारधारा है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के सामने, पूरे मध्य प्रदेश के सामने स्पष्ट हो चुका है कि इसको कौन रोक रहा था पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को, और किसने इसे लागू किया, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी, अब पूछ लेता हूं राजपाल जी, ये कांग्रेस को, अभी कांग्रेस देखिए संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना की बात कर रही थी, और कांग्रेस के भाग्य से मान लें, कांग्रेस चूंकि ये निर्णय ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस थोड़ी एक्टिव हो रही है, घर घर जाके जनगणना की बात कर रही है, साथ में उनको बताने को एक मुद्दा मिल गया कि देखिए ये 27% आरक्षण हमने बड़ा भर गया 50%। उनका कहना ये है कि आपने बस मुख्यमंत्री बिठाए हैं, लेकिन वो उस वर्ग विशेष को फायदा नहीं देते हैं, वो व्यक्ति विशेष को फायदा देते हैं। तो इसके पीछे ये है कि बस एक व्यक्ति बिठा दो, बाकी पूरे वर्ग को नियंत्रित कर लो दिखा के। मानसिकता, मनुवादी मानसिकता बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसका ये आरोप जो है निराधार है, कोई मनुवादी वाली बात नहीं है, कोई दिखावे की बात नहीं है। हमने वो सब करने का काम किया जो समाज के लिए करना चाहिए, जो ओबीसी के लिए करना चाहिए। हमने इस देश के अंदर संतुष्टिकरण के तहत सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का सरकार के माध्यम से प्रयास किया। जहां एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राजीव जी ये बात कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो हितग्राही तक 15 पैसे पहुंचते हैं, उस व्यवस्था को सुधार के 1 रुपया का रुपया पूरा हितग्राही तक पहुंचे, ये व्यवस्था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना में देने का काम किया। वो समाज के सभी वर्गों को मिल रही है, ओबीसी को भी मिल रही है। आज अगर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास की बात करें या फिर आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे किसान सम्मान की बात करें, चाहे किसान फसल बीमा योजना की बात करें, इस सभी वर्गों को देने का हम काम कर रहे हैं। हम स्पेसिफिक ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनको नहीं देंगे और उनको देंगे, हम सबको देने का काम कर रहे हैं। और रहा सवाल ओबीसी का मध्य प्रदेश में आरक्षण का रास्ता साफ करने की बात, तो आपको ध्यान होगा नवीन जी कि जब पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे और उस समय पे जिस प्रकार से माननीय न्यायालय से उस चुनाव में जो है इस प्रकार का आदेश हुआ था कि उस आरक्षण को समाप्त करने की बात हो रही थी, तो उस समय पे उस आदेश को चैलेंज करते हुए और सुप्रीम कोर्ट से उसका मार्ग प्रशस्त कराने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की तत्कालीन सरकार ने किया था। स्वयं शिवराज सिंह जी चौहान दिल्ली गए थे और वकीलों के साथ बात करके ये तय करा था, और उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं अंतिम होंगे तो उन चुनाव के अंदर ओबीसी की भागीदारी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। उस पिटीशन में जीत कर आए और उसके बाद में नगरीय निकाय और पंचायत अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, भाग लेना सुनिश्चित करने का काम। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप पौराणिक साहब, देखिए कांग्रेस अभी संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी, गांव-गांव गली-गली जाएगी। मध्य प्रदेश में तो जीतू पटवारी जी ने
कह दिया है कि भले ही सरकार कराए नहीं कराए, लेकिन कांग्रेस के बब्बर शेर जाके करेंगे जनगणना, ना भी करें पूछ लेंगे हल्के से, लेकिन घरों तक जाएंगे और कहीं ये 27% वाली बात बताएंगे तो हो सकता है 2-5% लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। 2-5% जो वोट परसेंटेज है वो डिसीजिव है, बहुत बहुत निर्णयात्मक है, वो निर्णायक है। वो मतलब कांग्रेस के पास एक मुद्दा है जिसको लेकर अब कांग्रेस जा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस मुद्दे पर अब अपना इनिशिएट लेती है, ये दिखाती है कि ये मुद्दा भले ही कांग्रेस ने शुरू किया हो लेकिन इसको हम परिणाम तक हम लेकर आ पाए। लेकिन अब ये मुद्दा रहने वाला है, क्या कहें? बिल्कुल नवीन जी, बात सही आपने कही कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा आ गया है पिछड़े वर्ग के आरक्षण का। लेकिन बात जो आपने कही कि कांग्रेस के लोग घर घर तक पहुंचेंगे, सवाल यह है कि आपकी नेटवर्किंग कैसी रहती है, आपका कार्यकर्ता कितना मोबाइल, उसमें कितनी सक्रियता आती है। अगर कांग्रेस के पास, मैं ये कहता हूं कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर बॉल कांग्रेस के हाथ में आ गई है, अब उसका उपयोग वो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ बड़ी समस्या नवीन जी ये है कि बॉल तो उनके पास आ जाती है लेकिन ज्यादा देर हाथ में नहीं रहती, वो जमीन पे छूट के बीजेपी के पाले पहुंच जाती है। इससे बच के चलना पड़ेगा कांग्रेस को। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब कांग्रेस के हाथ में बॉल आ गई है और बॉल है 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने का रास्ता साफ होने की। अब ये बॉल कहीं कांग्रेस नो बॉल ना कर ले तो पता चले कि एक फ्री हिट और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके मुंह पर पड़ जाए और जो इसका बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट भी ना मिले। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं यॉर्कर लेंथ की बहुत ही शार्प बॉल डालनी होगी। और अब यहाँ आता है बूथ मैनेजमेंट। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी प्रोग्राम्स के लिए बूथ तक तुरंत अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर देती है, तो अब ये जो बब्बर शेर जाएंगे वो कितना दहाड़ते हैं, कितना गुर्राते हैं, ये समझ में आएगा। लेकिन कांग्रेस ने अगर सही लाइन और लेंथ की ये बॉल डाल ली तो ये, और एक नहीं डालनी पड़ेगी, लगातार डालनी पड़ेगी, मेडल निकालना पड़ेगा। ये कोई और इस पर किसी भी टाइप की स्ट्राइक कर ना पाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए। तो अब 27% आरक्षण पर 100% बहस होगी, श्रेय लेने की जद्दोजहद होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि बॉल विकेट तक जाती है या नो बॉल होती है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।